नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित पांडे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रीलिम्स ब्रह्मास्त्र पर। तो आज हम आपके बीच में यूपीएससी हिंदी का उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 का टेस्ट पेपर 2 लेकर हाजिर हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है? तो पोर्ट ब्लेयर से सबसे जो नज़दीक है वो कौन सा है? कोलकाता, कोलालमपुर, सिंगापुर और यांगोन। तो यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार कैपिटल, बेसिकली यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है? यांगोन है। तो यांगोन इज द राइट आंसर। बुमला दर्रा, बुमला दर्रा कहाँ है? तो बुमला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है बुमला दर्रा। ठीक है, यह बेसिकली क्या करता है, जो ल्याशा है, ल्याशा को किससे जोड़ता है? ल्याशा को तिब्बत से जोड़ता है, ल्याशा को तिब्बत से जोड़ता है ये। ठीक है, कौन सा? बुमला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरावली पर्वत के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन है कि ये हिमालय की तरह वलित पर्वत है जो विवर्तनिक प्लेटों की गतिविधि के कारण वलित हो गए हैं और इनका उत्थान प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बताना है हमें? सही नहीं है, यानी कि अर्थात हमें गलत बताना है। ये चापाकार पुराने पर्वत हैं जिनका पृथ्वी के नीचे विवर्तनिक प्लेटों की गतिशीलता रुकने के कारण ऊपर की ओर उत्थान में कमी आई, जिससे परिणाम स्वरूप इनकी ऊंचाई की वृद्धि रुक गई। ये गुंबदाकार हैं। अगला है कि इनके विस्तार की दिशा और मानसूनी पवनों की दिशा के कारण के क्षेत्र में वर्षा की कमी की स्थिति बनी रहती है। तो ये गुंबदाकार पर्वत नहीं है। ये कैसे हैं? तो ये अवशिष्ट पर्वत हैं। तो इसमें गलत बताना है, तो गलत कौन सा है? सी वाला गलत है ना। रिकी जो आर्कियोपेलागो और लेविथ्रीन द्वीप है, ये किस द्वीप समूह के भाग हैं? ठीक है, तो किस द्वीप समूह के भाग हैं ये? कौन कौन? तो आर्कियोपेलागो और कौन सा? लेविथ्रीन। तो ये दोनों हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हैं ये दोनों। ठीक है, ये अंडमान द्वीप है। इस द्वीप के उत्तर में बेसिकली अंडमान द्वीप और दक्षिण में कौन सा है? निकोबार द्वीप पाया जाता है। एक अभी और चर्चा में था कच्चा थीवू द्वीप पाया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच में। पाक जो जलडमरू मध्य है उसके बीच में एक छोटा सा क्या है? द्वीप समूह है कच्चा थीवू। और इंदिरा गांधी के समय में इसको भारत ने किसको सौंप दिया था? श्रीलंका को सौंप दिया था। तो अभी कुछ हमारे जो मछुआरे थे वहाँ पर गए हुए थे और जिसके बाद कुछ कन्फ्लिक्शन देखने को मिली है, इसलिए ये चर्चा में था। 5वां, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है इसमें से वो कौन सी नदी है? वो पेरियार नदी है। पेरियार नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि बाकी की गोदावरी, तुंगभद्रा और कावेरी ये सब जो है वो पूर्व की ओर बहती हैं। पेरियार नदी निकलती है अन्नामलाई से और ये वाटर डिस्चार्ज करती है वेम्बनाड झील जो कि अरब सागर के एकदम समीप है। केरल की सबसे बड़ी नदी है ये, और इडुक्की जो परियोजना है वो पेरियार नदी पर ही चलाई जाती है। अगला है कि माहे नदी वेम्बनाड पहाड़ियों के पश्चिम ढलान पर वनों से निकलती है। मंजरा नदी गोदावरी की प्रमुख क्या है? सहायिका नदी है। तो इसमें से बताना है कि सही कौन सा है। तो माही नदी वेम्बनाड पहाड़ियों के पश्चिम ढलान से निकलती है, बात एकदम सही है। मंजरा नदी गोदावरी की सहायिका है, ये भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन सी। ये पौने तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। तिब्बत की उच्च भूमि एवं पवनों के प्रवाह के मार्ग में अवरोधक का काम करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये पौने 2 भागों में बढ़ जाती हैं। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार से और के उत्तर में, दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। तो ये किसकी बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है जेट प्रवाह के, जो कि भूमध्य सागर से भारत में जो ठंडी के मौसम में चलती है।
तो क्या इसका जवाब होगा? ये होगा जेठ प्रवाह की बात कर रहा है। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षरण से हुई है? तो काली कपास मृदा का जो अपक्षरण है वो हुआ है बिदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टानों के जो बिदरी ज्वालामुखी चट्टाने हैं उनके अपक्षयन से ही किसका निर्माण हुआ है? तो काली कपास मृदा का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में है, देखने को ज्यादा मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, देखिए, बिना मानव की सहायता के जो उत्पन्न होगी वो होगी अक्षत वनस्पति। कौन सी होगी वो? उसे बोलेंगे हम लोग अक्षत वनस्पति। ठीक है। अगला देखते हैं। भारत में भौम जल ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य कौन कौन से हैं, इनको देखना है। तो यहां देखिए, जो ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं उन राज्यों में पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और कौन है? तमिलनाडु है। ऑप्शन ए सही है। ये चारों राज्य क्या करते हैं? भूमजल का सर्वाधिक यूज करते हैं। गन्ना भारत की मुख्य नकदी फसलों में से एक है, निम्नलिखित में से किससे प्राप्त करने के लिए इसे उगाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि गन्ना से हमें क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है, उसके लिए इसको उगाया जाता है। लौह अयस्क, कोयला और कपास भार ह्रास वाले कच्चे माल हैं। फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें संसाधनों, सेवाएं अथवा परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित होते हुए बिना कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। तो इसमें क्या बताना है? इसमें सही बताना है। इसमें क्या सही क्या है? देखिएगा, पहला देखिए ध्यान से। लौह अयस्क, कोयला और कपास भार ह्रास वाले कच्चे माल हैं। नहीं, ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन केवल 2 सही है। अगला देखते हैं। बिटुमिनस कोयले के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य बात बतानी है। या कोयला अत्यधिक गहराई में पाया जाता है? हाँ ठीक है, बिटुमिनस अत्यधिक गहराई में पाया जाता है। इसका उपयोग कोक बनाने में किया जाता है? हाँ बिल्कुल किया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80, ठीक है। इसमें देखो ये गलत है। इस कोयले में नमी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें नमी की मात्रा क्या होती है? अत्यल्प होती है, सबसे कम होती है बिटुमिनस कोयले में। अगला है कि इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम, तापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ है? तो ऐसा कौन सा है? औद्योगिक क्षेत्र है, बंदरगाह भी है, सस्ते कुशल अकुशल श्रम भी मिल जाते हैं, सस्ती भूमि भी मिल जाती है, पेट्रोलियम भी है, तापी और नाभिकीय विद्युत स्टेशन होता है। तो ये सब मिल जाएंगे आपको अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र में। अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पत्तन नहीं है? तो समुद्री पत्तन नहीं है। कौन नहीं है? तो डायमंड हार्बर नहीं है। कौन नहीं है? डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर एक बेसिकली पश्चिम बंगाल में हुगली जो नदी है उसके तट पर बसा हुआ एक उपनगर है, ठीक है, जिसका पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। 16वां, भारत की जनसंख्या घनत्व के वितरण के प्रारूप के रूप में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत बताना है। तो देखते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं दक्षिण के तटीय मैदानों में जनसंख्या का कम घनत्व है। किन्नौर, जैसलमेर, पश्चिमी सियांग और लोहित दोनों अरुणाचल प्रदेश में, लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में अत्यंत कम जनसंख्या घनत्व है इनका। चलिए ठीक है। नगरीकरण ने भी जनसंख्या के संकेंद्रण को सरल बनाया है। उथली मिट्टी वाले क्षेत्रों की जनसंख्या पर क्या होता है? कम दबाव पड़ता है। तो ठीक है, इसका जो जवाब है वो है दक्षिण के तटीय मैदानों में जनसंख्या घनत्व क्या कम है। ये इसके बारे में क्या है? सही नहीं है। ठीक है। अगला,
नुएर और डिंका क्या है? तो नुएर और डिंका क्या है? नुएर और डिंका भी हाल ही में चर्चा में आए थे। नुएर और डिंका ये दक्षिणी सूडान के दो सबसे बड़े क्या हैं? जनजाति समूह हैं। नुएर और डिंका दक्षिणी सूडान के दो सबसे बड़े जनजाति समूह हैं। भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र का प्रतिशत बिहार में सर्वाधिक है। इसमें बताना है कि बेसिकली सही कौन सा है। तो बाढ़ प्रवण क्षेत्र का प्रतिशत बिहार में सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में बाढ़ का कारण ज्वारीय प्रभाव है। अब इसमें ऐसे बताना है कि तय क्या है। ठीक है, तो बिहार दूसरा सबसे बड़ा बाढ़ का प्रवण क्षेत्र है, क्योंकि नंबर 1 पर तो कौन है? यूपी है, और नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर ही होता है बिहार। तो ये वाला तो क्या हो गया? गलत हो गया। पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों में बाढ़ का कारण ज्वारीय प्रभाव है। हाँ ठीक है, ये देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर रहे हैं। इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों का रूपांतरित करते हैं। जैसे जैसे गुजरता है यह पुल अधिक मजबूत होते जाते हैं। और अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मेघालय में। कहाँ पर पाए जाते हैं? मेघालय में। ठीक है। रबर ट्री नाम का जो वृक्ष पाया जाता है, जिसका नाम ही है रबर ट्री। तो रबर ट्री वृक्ष बट वृक्ष जैसा होता है। इसको एक साइड से लेकर के दूसरे साइड, बेसिकली इसका यूज ना वो जो खासी जनजाति होती है मेघालय में पाई जाती है, वही इसका ब्रिज के रूप में यूज करती हैं। ब्रिज के रूप में यूज करती हैं, बना करके एक छोर से दूसरे छोर पर। हमारे सौर मंडल में क्षुद्रग्रह पट्टी निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो क्षुद्रग्रह पट्टी पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु प्लेट माइनर प्लेट नहीं है? तो लघु प्लेट माइनर प्लेट नहीं है, ये बताना है। तो जो नाका है, अरेबिया है, फिलीपींस है, कौन नहीं है? तो अंटार्कटिक नहीं है। अंटार्कटिक क्या है? लघु प्लेट नहीं है। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर कुल 7 बृहद प्लेटें हैं। 7 क्या हैं? बृहद प्लेटें हैं। 7 क्या हैं? बृहद प्लेटें हैं। ठीक है। तो और हमसे पूछ क्या रहा है? लघु प्लेट। तो ये जो अंटार्कटिक है ये वो किस में आता है? वो बृहद प्लेट में चला जाएगा, बृहद प्लेट में। इसके अलावा उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट आते हैं। दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दिन और रात के बारे में बताना है कि कौन सा क्या है? सही है। भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए प्रमाणीकृत बढ़ता जाता है, प्रगामियत बढ़ता जाता है। भूमध्य रेखा पर अंतर अधिकतम होता है और उससे दूर जाते हुए प्रगामियत का घटता जाता है। उष्ण कटिबंधी पर अंतर न्यूनतम होता है तथा भूमध्य रेखा और ध्रुवों की ओर प्रगामियत बढ़ता जाता है। उष्ण कटिबंधी पर अंतर अधिकतम होता है तथा भूमध्य रेखा और ध्रुवों की ओर प्रगामियत क्या होता जाता है? घटता जाता है। तो इसमें से क्या बताना है? सही बताना है कि इसमें से क्या सही क्या है? तो इसमें सही है ए, यानी कि भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए प्रगामियत बढ़ता जाता है। यही ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ माली, पराग्वे, नाइजर, मंगोलिया, लीबिया स्थलबद्ध अवरुद्ध देश है। अगला कह रहा है कि विषुवत रेखा इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, कांगो से होकर गुजरती है। ठीक है। कर्क रेखा भारत, चीन, मैक्सिको, मिस्र से होकर के गुजरती है। सही नहीं है ये बताना है, यानी कि गलत बताना है। ठीक है। अगला कह रहा है कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और क्या है? त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ये भी बात क्या है? सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। मतलब कि जो लीबिया है ना, लीबिया स्थलबद्ध देश नहीं है। ठीक है। लीबिया की बाउंड्री जल से भी लगती है, तो ये स्थलबद्ध नहीं होगा। बाकी तो माली, पराग्वे ये सब ठीक है। तो ऑप्शन ए ही क्या है? गलत है।
लेहमैन असंबद्धता पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच की सीमा है। ठीक है, इसके लिए तो हमने आप सब लोग को एक ट्रिक भी बताया है कि सीएम रोज गिफ्ट लेता है। ठीक है, सीएम रोज क्या करता है, गिफ्ट रहता है। कोनार्ड रेखा, मोहोविशिक, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। ठीक है, ये चीज आपको मिल जाएगा। सीएम रोज क्या है, गिफ्ट लेता है। तो इसमें कह रहा है लेहमैन जो है, लेहमैन पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच में पाया जाता है। तो ये क्या लग रहा है आपको, सही है? तो उसमें से सही बताना है। तो सही ये नहीं है, क्योंकि ये किसके, जो लेहमैन है वो अंतरी कोर और बाह्य कोर के बीच में होता है। सियाल पृथ्वी की बाहरी भूप्रकृति संबंध है और सीमा इसकी निचली परत से। हाँ तो ठीक है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो बनी होती है किसकी, सियाल की बनी होती है, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। जबकि नीचे वाली किसकी होती है, नीचे वाली बनी होती है किसकी, सीमा की। यानी कि ऑप्शन क्या है, बी सही है। ऑप्शन बी क्या है, सही है। निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेधी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? तो बहिर्वेधी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं कहां पर, हिमालय में बहिर्वेधी ज्वालामुखी नहीं पाए जाएंगे। बाकी अलास्का, रॉकी और इंडीज में तो पाए ही जाते हैं। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के लिए जो खिंचाव बल के रूप में विस्थापित दिया गया था, ध्रुवीय फ्लाइंग बल का संबंध निम्नलिखित में से किस परिघटना से है? तो ध्रुवीय फ्लाइंग बल का कॉन्सेप्ट है वो किससे है, तो पृथ्वी के घूर्णन से। महाद्वीपीय सिद्धांत के लिए दिया हुआ था, किससे संबंधित है, तो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ग्राबेन निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति से संबंधित है? ग्राबेन निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति से संबंधित है? तो वो ग्राबेन क्या है, एक रिफ्ट वैली है। ग्राबेन क्या है, रिफ्ट वैली होती है बेसिकली, रिफ्ट वैली को ग्राबेन बोलते हैं। निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है, वो कौन है, वो है क्रास्ट मैदान। निम्नलिखित में से ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक कौन कौन है? तो ग्रेनाइट किससे किससे बनता है, तो याद रखिएगा सिलिका और किससे, एल्यूमिनियम से ही बनता है। पेडोकल मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो पेडोकल जो है वो मुख्य रूप से कैल्शियम तथा खनिज विद्यमान होते हैं। समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में मरुस्थल के आसपास स्टेपी और प्रेयरी जैसे घास के मैदान मृदाओं पर क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो ये दोनों बात क्या है, सही है। मुख्य रूप से पेडोकल में कैल्शियम और खनिज विद्यमान होते हैं, और ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। यानी कि हिसाब से ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं हम, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी यहाँ? तो अगर ऐसी चीज होगी जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होगी और ढलाव क्या होगा, पहाड़ी स्थल है, तो यहाँ पर क्या होगा, चाय भरपूर मात्रा में होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगी, चाय भरपूर मात्रा में होगी। होम स्टे, घरों में रुकना के संदर्भ में मेडिकेरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य से है? तो होम स्टे में, ठीक है, बताना है बेसिकली ये होम स्टे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली ये शुरू हो रहा है कहां पर, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में शुरू किया गया है। ये होता क्या है कि जब कोई छुट्टी मनाने के लिए टूर पे जाते हैं या किसी और जगह पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, तो वहाँ घर में क्या होगा कि घर में ही आपको उस डेली रूटीन के सारे सामान उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि आप घर से बाहर ना निकलें और घर में ही रुकें। तो उसे कहते हैं स्टे होम, उसे बोलते हैं मेडिकेरे और कुर्ग का। अगला है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रवाहित होता है? तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम प्रवाहित होता है। क्या प्रवाहित होता है? पेट्रोलियम प्रवाहित होता है। ये बिग इंच पाइपलाइन है कहां? तो बिग इंच पाइपलाइन मैक्सिको है। मैक्सिको से लेकर के, मैक्सिको के जो यूएसए के उत्तर पश्चिम राज्य हैं उनमें क्या है, पेट्रोलियम की सप्लाई के लिए लगाया गया है बिग इंच पाइपलाइन।
मध्य अक्षांश क्षेत्रों के मौसम में दैनिक परिवर्तन होने का क्या कारण है? तो मध्य अक्षांश के जो दैनिक परिवर्तन होने का कारण होता है एडवेक्शन यानी कि अभिवहन। अभिवहन क्या होता है? तो वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का, जब वायु क्षैतिज अवस्था में चलती है तो उसके द्वारा जो ताप का स्थानांतरण होता है, टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है, इसे ही कहते हैं क्या? एडवेक्शन। इसके ही द्वारा क्या होता है? जो दैनिक परिवर्तन होता है। प्रारंभिक काल में पृथ्वी के वायुमंडल की रचना हुई थी। प्रारंभिक काल में पृथ्वी की वायुमंडल की रचना हुई थी, तो किससे हुई थी? तो ये हुआ था हाइड्रोजन और किससे? हीलियम से। वायुमंडल की रचना किससे हुई है? हाइड्रोजन और हीलियम से प्रारंभिक काल में। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के मुख्य क्या कारण हो सकता है? ठीक है, अफ्रीका और जो यूरेशियाई हैं वहां पर मरुस्थल निर्माण के क्या कारण हो सकते हैं? यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर बेल्ट में अवस्थित हैं। यह उष्ण महासागर के धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में है। तो ये उष्ण महासागर धाराओं के क्षेत्र में तो नहीं है बेसिकली पूरे, लेकिन ये है कि ये उच्च दाब वाली कोशिकाओं के हाई प्रेशर बेल्ट में क्या है? ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सहारा का जो डिजर्ट है, या अरेबिया का मरुस्थल है, ईरान का है, या थार मरुस्थल है, इन सब में जो एक कॉमन बात देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि उपोष्ण उच्च दाब कोशिका यानी कि हाई प्रेशर सेल में ये सब के सब क्या हैं? अवस्थित हैं। अगला है कि चक्रवात के संबंध में इनमें से क्या सही सत्य नहीं है? चक्रवात के संबंध बताना है कि क्या सत्य नहीं है, यानी कि गलत बताना है। चलिए देख लेते हैं इसमें से। यह एक वायुमंडलीय परिघटना है। ठीक है, इसमें वायु राशि का तेजी से अंदर निम्न दाब केंद्र की ओर संचलन होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की गति घड़ी की सुई की दिशा में, जबकि दक्षिण गोलार्ध में सुई की क्या होती है? विपरीत दिशा में। ये उल्टा बता रहा है, ये क्या है? यही गलत है। अक्टूबर 2013 में भारत के पूरे राज्यों में फैलिन नामक तूफान आया था। ठीक है, इनमें से कोई तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में क्या ऐसे घूमता है? वो सुई के विपरीत दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वो सुई की दिशा में घूमता है। तड़ित झंझा के घटित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है? तड़ित झंझा के घटित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है? तो ये बताना है आपको। तो ऐसी कौन सी अवस्था है तड़ित झंझा के घटित होने के लिए? तो वो है निचले क्षोभमंडल में शीतल शुष्क वायु का, और ऊपरी क्षोभमंडल में उष्ण वायु का क्या है? एडवेक्शन यानी कि अभिवहन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महाद्वीपीय शेल्फों की नहीं है? महाद्वीपीय शेल्फों की विशेषता नहीं है, ये बताना है आपको। तो देखो, उत्पादक मत्स्य धरातल वाले स्थान, ठीक है, ये बेसिकली जो नदी से सटे एकदम किनारे वाले स्थान होते हैं उन्हीं की बात कर रहा है। अगला कह रहा है कि तेल और गैस रिजर्व, ठीक है, ये भी हो सकते हैं। अंतर समुद्री गड्ढे कैनियन वाले स्थल, नहीं, कैनियन तो निचला वाला स्थल होता है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? सी है। ऑप्शन सी सही होगा, गलत है ये। कैनियन तो अंदर वाला बृहत्तम स्थान होता है, सबसे गहरा कह सकते हैं। ब्रिटिश तुल्य जलवायु शांत समशीतोष्ण, अब देखते हैं, पश्चिम किनारे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि हमें बताना है, गलत बताना है। पूरे वर्ष पछुआ पवनों का क्या चलता रहता है? अस्थायी आगमन है। पूरे वर्ष पछुआ पवनों का अस्थायी आगमन है। तापमान और वर्षण पर समुद्री प्रभाव के कारण अत्यधिक चक्रवाती गतिविधियां और समुद्री प्रकार की जलवायु चलती रहती है। शीत और शरद ऋतु में अधिकतम वर्षा के साथ पर्याप्त वर्षा और अपेक्षाकृत कम तापमान का परास रहता है। समशीतोष्ण अक्षांशीय स्थिति के कारण ठंडी शीत ऋतु, जिससे जलवायु मानवीय गतिविधियों के अनुकूल नहीं रहती है। ठीक है, तो इसमें गलत बताना है, तो यही है। ठीक है, मानवीय गतिविधियों के अनुकूल नहीं रहती है। ठीक, यायावर चरवाहे याकूत कहाँ के हैं? तो यायावर चरवाहे जो हैं वो हैं टुंड्रा क्षेत्रों में जो चरवाहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? याकूत चरवाहे, यानी कि यायावर चरवाहे बोलते हैं।
इनका दूसरा नाम होता है शाखा चरवाहा भी बोलते हैं इनको। शाखा बेसिकली ये रूस वाला जो क्षेत्र है ना, रूस का साइबेरिया क्षेत्र, वहाँ पर पाए जाते हैं। चाहे उनको याकूत कहिए चाहे उनको शाखा कहिए, तो शाखा और याकूत दोनों क्या हैं, चरवाहे। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। डेनमार्क का औद्योगिक विकास कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ है। डेनमार्क का औद्योगिक विकास कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड का औद्योगिक विकास छोटी छोटी बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण के द्वारा हुआ है, ठीक है, ये भी। तो इसमें आपको बताने क्या है, तो इस हिसाब से क्या है, दोनों सही हैं। कृषि उत्पादों का आधार हुआ है ऑस्ट्रेलिया, इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिसिसिपी नदी तंत्र में शामिल नहीं है? तो मिसिसिपी नदी तंत्र में कौन नहीं शामिल है? तो यहाँ कोलोराडो जो नदी है वो इसमें क्या है, शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी जो रेड नदी है, ओहियो नदी है, ये सब क्या है, उससे ही शामिल है, ठीक है। कोलोराडो जो नदी है वो कोलोराडो का पठार है, वहीं से वो क्या होती है, स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है। रूर बेसिन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये तो सबको पता होगा कि ये रूर किसका है, जर्मनी का है, ठीक है। रूर किससे संबंधित है? तो जर्मनी से संबंधित है। जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र है, कोयला प्रमुख रूप से यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए इसका काला प्रदेश की संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। अगला है कि कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? इराक में जो सुन्नी ट्रायंगल है उसका भाग नहीं है। तो इराक में सुन्नी ट्रायंगल का भाग कौन नहीं है? तो बसरा नहीं है। यानी कि टिकरी, रमादी और कौन, बगदाद, ये तीन के तीनों जो इराक के ट्रायंगल हैं सुन्नी, उसमें क्या होते हैं, इंसिस्ट करते हैं। टिकरी, रमादी और कौन, बगदाद, तीनों। पर्यावरण कुजनेट्सवर्ग पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य अंतर संबंध को दर्शाता है, अंतर संबंध को दर्शाता है। इस पर्यावरण कुजनेट्स का आकार किस प्रकार का होता है? पर्यावरण कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो ये आकार होता है उल्टा यू प्रकार का, उल्टा यू प्रकार का होता है कुजनेट्स वक्र, और ये पर्यावरण कुजनेट्स वक्र है, ठीक है, जीडीपी के मध्य उल्टा यू आकार। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच में सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध को दर्शाता है कौन सा, ये मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र दर्शाएंगे। अनूप और कच्छ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनूप एक ऐसी आर्द्रभूमि है जिसमें वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि कच्छ में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। कक्ष को आर्द्रभूमि वन भी कहा जाता है। ये नदियां झीलों के किनारे हो सकते हैं, जबकि अनूप अपेक्षाकृत पानी, स्थिर पानी से संबंधित होते हैं। तो नहीं भाई, इसमें क्या है कि जो अनूप होते हैं आर्द्रभूमि कहा जाता है अनूप को। कच्छ को आर्द्रभूमि क्यों कहेंगे? वो देखो ऊपर वाली लाइन देखो, इसमें से केवल एक ही सही हो सकता है। अनूप एक ऐसी आर्द्रभूमि है आकर का, कच्छ एक नहीं। तो ये क्या है, गलत है, ऑप्शन ए सही है। जो ना आए उसको आप लोग स्टॉप करके देख सकते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद आप अटेम्प्ट करें। ई फ्लो के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ई फ्लो क्या होता है? ई फ्लो के द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है? तो विभिन्न नदियों का वह न्यूनतम जल प्रवाह जो उसके पायतंत्र को बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है, उसे बोलते हैं ई फ्लो, ठीक है। किसी भी जो पायतंत्र है, इकोसिस्टम है, उसके फ्लो को बनाए रखने के लिए जो होगा वो क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदन यानी कि भोजी फिल्टर फीडर है? भोजी फिल्टर क्या है, फीडर है, फिल्टर फीडर है। तो कौन सा है? तो वो है सीप यानी कि आयस्टर। कौन सा जीव निस्यंदन भोजी फिल्टर फीडर है? यानी कि सीप और कौन है, आयस्टर, सीप और आयस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो उसमें कौन सा, बी ऑप्शन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय, जबकि पदार्थ का प्रवाह क्या होता है, चक्रीय होता है। अचक्रीय होता है और पदार्थ का प्रवाह क्या होता है, चक्रीय होता है, ठीक है, ये सही है। अगला है कार्बन चक्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कार्बन चक्र के बारे में बताना है।
तो वायुमंडल उपस्थित कार्बन मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है। कार्बन चक्र में वायुमंडल और जीवों के बीच लगातार कार्बन का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है, ये भी सही है। अगला है कि अगला क्या कह रहा है, वायुमंडल से कार्बन पशुओं में और फिर हरे पौधों में जाता है। वायुमंडल से कार्बन, ठीक है, पशुओं से और फिर हरे पौधों में, नहीं भाई साहब, पहले पौधों में जाएगा उसके बाद पौधों से किस में जाएगा, ये जाएगा, तो यही क्या है, गड़बड़, ठीक है। अगला, एंटीलोप, आरिक्ष और चीरू के बीच में क्या अंतर है? एंटीलोप, आरिक्ष और चीरू के बीच में क्या अंतर है? तो आरिक्ष क्या है, आरिक्ष ये इसमें है कि आरिक्ष गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होता है, जबकि चीरू मतलब क्या है, ठंडे और उच्च पर्वतीय घास के मैदान में और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। तो आरिक्ष मतलब क्या है, गर्म क्षेत्र है बेसिकली, और चीरू क्या है, वो ठंडा प्रदेश है। हरित, विचार कीजिए, हरित पटाखों के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PESO का अनुमोदन आवश्यक है। PESO का अनुमोदन क्या है, आवश्यक है। हरित पटाखे राष्ट्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान के लिए क्या किए गए हैं, तैयार किए गए हैं हरित पटाखे। तो देख लेते हैं, हरित पटाखों के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PESO का अनुमोदन आवश्यक है, ठीक है। हरित पटाखे राष्ट्रीय पर्यावरण और अभियांत्रिकी अनुसंधान द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो ये भी बात क्या है, सही है, दो के दोनों सही हैं इसमें। सीमेंट भट्टियों में अवशिष्टों का सह प्रसंस्करण करने के लिए प्रक्रिया पर्यावरण के लिए सर्वाधिक अनुकूल विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। किसके लिए, सीमेंट भट्टियों में अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसके लिए। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा, यह जैव ईंधन और कच्चे माल का संरक्षण करने के अलावा कार्बन प्रदूषकों को भी कम करती है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। यूरो उत्सर्जन के नियम, उत्सर्जन के मानक हैं, और ये वाहन से उत्सर्जन सीमा को क्या करते हैं, निर्धारित करने के लिए पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित होता है, ठीक है, इसके में आप जानते हैं कि मोनोऑक्साइड भी निकलता है, ये भी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं, किसके हैं लाइकेन, तो लाइकेन है वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि SACEP का सदस्य नहीं है? SACEP का सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं है, म्यांमार नहीं है। दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम का सदस्य म्यांमार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पद बायो प्रॉस्पेक्टिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बायो प्रॉस्पेक्टिंग का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो बायो प्रॉस्पेक्टिंग का सबसे अच्छा भाई साहब ये है वर्णन कि जैविक संसाधनों से प्राप्त वाणिज्यिक रूप से उपयोगी उत्पादों के लिए क्या है, व्यवस्थित खोज है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, बायो प्रॉस्पेक्टिंग कहते हैं। जननिक आनुवांशिक विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है, जीनों की संरचना असमानता, इसमें बताना है कि सही क्या है, जीनों के मध्य समानता की कमी। तो ये क्या पूछा है, जो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी आती है उसके संदर्भ बताना है। जीनों की संरचना और असमानता प्रजनन करने वाले संख्याओं पर निर्भर करती है, ठीक है। जीनों के मध्य असमानता की कमी की स्थिति प्रजाति विशेषण के लुप्त होने का खतरा बढ़ा देती है, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो मेगा डाइवर्स देश के रूप में किसको जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑपरेशन कच्छप किसके संरक्षण के लिए एक एनजीओ की पहल है? तो ऑपरेशन कच्छप किसके लिए चलाया गया है? ऑलिव रिडले समुद्री कच्छप को बचाने के लिए ऑपरेशन कच्छप चलाया गया, ठीक है। बलुई और लवणीय क्षेत्रों एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु जाति का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? पशु बताना है, यह पशु कौन होगा? तो ठीक है,
बलुई और लवणी क्षेत्र है, ठीक है, इतना भी कंफर्म है। भारतीय पशु जात का प्राकृतिक आवास है, उस जाति का कोई परभक्षी नहीं है किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। तो ये बात कर रहा है किसका, भारतीय वन्य गधा का, जो कि गुजरात वाले लवणी क्षेत्र में पाए जाते हैं ना। यहाँ पे देखिए, कौन सा जीव आयुष्यन के वर्गीकरण के अनुसार, कौन सा जीव आयुष्यन के वर्गीकरण के अनुसार क्रांतिक रूप से संकटापन्न नहीं है, क्रांतिक रूप से संकटापन्न नहीं है, ये बताना है। कौन सा नहीं है, गंगा डाल्फिन, ठीक है, गंगा डाल्फिन नहीं, क्योंकि गंगा डाल्फिन ने इसको, भारतीय सरकार ने इसको जलीय जीव घोषित किया हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको अपना क्या जलीय जीव घोषित किया हुआ है। तो ये संकटापन्न क्या है, नहीं, ठीक है। फेर्जेवर्या गोमची, ये क्या है भाई, जो चर्चा में था, ठीक है। ये है एक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। मेढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है, पश्चिमी घाट में एक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है फेर्जेवर्या गोमची। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है कि सही क्या है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षा का स्तर अधिक होता है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य अलग अलग कानूनों द्वारा क्या किए जाते हैं, सृजित किए जाते हैं, ये बताना है। नहीं भाई साहब, कानून तो दोनों के लिए एक ही है, वन कानून है, लेकिन ये वन्य जीव अभ्यारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, ये अधिक होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, सही है, ठीक है। अगला है, भारत में गहन संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु पहचाने गए 4 प्रवाल भित्तियों क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, इसके लिए बताना है। तो इसके लिए कौन सा है, भारत में गहन संरक्षण और प्रबंधन हेतु, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी है, कच्ची खाड़ी, अंडमान निकोबार, खंभात की खाड़ी नहीं है, ठीक है, खंभात की खाड़ी नहीं है। पूरे विश्व में कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां बिल्ली की 4 प्रजातियां, बाघ तेंदुआ और बर्फीला तेंदुआ, चित्तीदार तेंदुआ पाए जाते हैं। तो बताइए कहां पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं नामदफा में। तो नामदफा कहां है, नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। एकमात्र पूरे विश्व का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां बिल्ली की चारों प्रजातियां, बेसिकली कौन सी, बाघ तेंदुआ, बर्फीली तेंदुआ और चित्तीदार तेंदुआ पाए जाते हैं पूरे विश्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जयमंडल रिजर्व में अवस्थित है। तो शीत मरुस्थल जैव रिजर्व में जो अवस्थित है वो कौन सा है, वो है शीत मरुस्थल में, कह रहा है ना, शीत मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल में, वो है पिन वैली। क्योंकि पिन वैली कहाँ है, पिन वैली है हिमाचल प्रदेश में, पिन वैली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति वाले में। चलिए अगला एक, निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, स्ववासन संरक्षण का उदाहरण नहीं है। तो वो कौन सा है, वो है वानस्पतिक बाग, स्ववासन का नहीं है, क्योंकि ये जयमंडल, अगार और ये राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र वन, ये सब के सब क्या है, इन सीटू में आते हैं, और वानस्पतिक बाग क्या है, एक सीटू में आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ मेघ विरलन तकनीकी तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं, ठीक है। इसके लिए कौन सुझाव देते हैं, तो याद रखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ मेघ विरलन तकनीकी तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। तो ये कौन सा है, तो ये है वायुमंडलीय तापन को कम करने के लिए, वायुमंडलीय तापन को क्या करने के लिए, कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। अगला देखें, अगला है कि जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और अत्यधिक तापमान और अधिक आर्द्रता परजीवियों और रोगवाहकों के लिए प्रतिकूल वातावरण है, प्रतिकूल वातावरण है। देख लेते हैं भैया, इसमें है, अगर देखिए अधिक तापमान पे तो बात ठीक है, कुछ स्पेसिफिक जीव सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन अधिक आर्द्रता, ये दोनों क्या हैं, गलत हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ये बात क्या है, सही है। दोनों एक दूसरे की विरोधी बातें कर रहे हैं नीचे वाले में। 73 में देखिए,
73 में कह रहा है कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अमोनिया, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो कौन सा? ऑप्शन डी। जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण के पर कार्यबल यानी कि TCFD को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो TCFD को स्थापित किया गया है कि ये देखो यहाँ पर है वित्तीय स्थिरता बोर्ड के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। वित्तीय प्रकटीकरण की समस्या है ना। अगला है कि रेड प्लस, जो रेड प्लस है इसका सीधा संबंध किससे है? तो जो रेड प्लस है उसका सीधा संबंध है किससे भैया? वनोन्मूलन से। ठीक है, वनोन्मूलन और जो वन ह्रास होते हैं ये ना बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का क्या है? प्रमुख स्रोत। वन एक स्रोत है ये जो कार्बन सिंक का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करते हैं। जब इनको ख़त्म किया जा रहा है तो हमारे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी? सांद्रता बढ़ेगी, जिसके लिए समस्या आएगी। तो उसके लिए रेड प्लस रणनीति बनाई गई है वनोन्मूलन को रोकने के लिए। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने में संभावित कारण क्या है? बस ये बताना है आपको, इसके तो सब लोग जानते ही होंगे कि इसमें क्या, देखो इसमें अंटार्कटिका के क्षेत्र में बताना है आपको। तो अंटार्कटिका के क्षेत्र में रीजन क्या हो सकता है? विशिष्ट ध्रुवीय वातावरण और समतापी मंडलीय वायुओं की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या है? अंतः प्रवाह होता है। क्योंकि रीजन भी है ना कि जो ओजोन बनते हैं वहां पर ओजोन बनने की सांद्रता कम है। क्योंकि ओजोन कैसे बनता है? O2 प्लस O, ये जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन टूटता है। ऑक्सीजन क्या होता है? टूटता है नेसेंट ऑक्सीजन में, फिर अगली बार ऑक्सीजन में यही नेसेंट ऑक्सीजन जाकर करके जुड़ता है तो क्या बनता है? O3 बनता है, ओजोन का निर्माण बनाता है। तो वहां पर जितने जो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है वहां पर जो कार्बन को टूटने के लिए जितने टेम्परेचर की जरूरत होनी चाहिए वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं है, जिसके लिए वहां पर ये O2 O3 बन नहीं पा रहा है, जिसके कारण वहां पर O2 की सांद्रता क्या हो गई है? कम हो गई है, O3 की बेसिकली। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल सभी जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। वायुमंडल में कौन सा कथन सही है? वायुमंडल प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाए जाने के बावजूद नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है। अधिकांश पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता नहीं होती है। तो इसमें से सही बताना है। सही क्या है? दोनों। ठीक है। ये तो बेसिकली जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती हैं वो बेसिकली जो दालें होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं। तो सभी ठीक है, तो सभी में तो नहीं। ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि पीड़कनाशी ट्रेडमिल किसको निर्दिष्ट करता है? तो पीड़कनाशी जो ट्रेडमिल है वो पीड़कनाशी ट्रेडमिल किसको निर्दिष्ट करता है? तो जिन पीड़कों को नियंत्रित किया जा रहा था उनके पुनरुत्थान का निवारण करने के लिए पीड़कनाशी की मात्रा में क्या कहती है? वृद्धि की जाती है। ये सामाजिक वानिकी के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि क्या बताना है? गलत बताना है। तो गलत क्या है इसमें? गलत है कि सामाजिक वानिकी में योजना का एक लक्ष्य बंजर भूमियों का वनीकरण करना है, जिसमें वनों के आसपास रहने वाले समुदाय के आसपास उपलब्ध बीजों से वनों का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन किससे है बेसिकली? तो ये आपका संबंध है विश्व बैंक से। विश्व बैंक इसको चला रहा है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव सस्टेनेबल फॉरेस्ट। वन प्लैनेट सिटी क्या है? तो ये प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी एक कोष बनाया गया है, उसका नाम है वन प्लैनेट सिटी। याकोहामा रणनीति और आर्थिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना जानी जाती है। तो याकोहामा किससे संबंधित है? याकोहामा है प्राकृतिक आपदा, जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं उसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए बनी थी याकोहामा, जापान में याकोहामा रणनीति। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में सही है। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सौर ऊर्जा की दृष्टि से समृद्ध उन देशों के बीच का सामान्य मंच है जो आंशिक या पूर्णतः कर्क रेखा और मकर रेखा के क्या हैं? बीच में स्थित हैं। ठीक है, तो सही है ये बताना है। बात अच्छा, मतलब कि स्पेसिफिकली कह रहा है कि इसमें वही लोग शामिल हो सकते हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा में। नहीं भाई साहब, चलो इस पर देख लेते हैं हम फिलहाल।
इस पहल की शुरुआत 2015 के अंत में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समारोह फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की गई। नहीं, ये फ्रांस और भारत के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोनों की मिली पहल है। इस हिसाब से क्या है, दोनों गलत है, दोनों गलत है। मगरमच्छों की एक नारंगी रंग की प्रजाति के संदर्भ में वे अंधेरी गुफाओं में रहते हैं जहां केवल लंबवत सुरंगों से पहुंचा जा सकता है, लंबवत सुरंगों से पहुंचा जा सकता है। और चमगादड़ों और टिड्डों को आहार के रूप में ये लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कह रहा है कि मगरमच्छों की एक नारंगी रंग की प्रजाति पाई जाती है। तो नारंगी रंग की प्रजाति गैबॉन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गैबॉन। गैबॉन क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी एक देश है, ठीक है, वहीं पर ये पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी विकास का आयाम नहीं है? तो संवहनी विकास का आयाम कौन नहीं है? तो संसाधनों का प्रयोग वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, परंतु संसाधनों को इस तरह समाप्त नहीं किया जा सकता अगली पीढ़ी को हानि उठानी पड़े, ठीक है। और सामाजिक और आर्थिक विकास में संतुलन बनाए रखते हुए प्रकृति और इसके संसाधनों का क्या करना है? संरक्षण करना है। तो आयाम नहीं है ये बताना है। तो संसाधनों का उपयोग, ठीक है, ये तो है। सामाजिक आर्थिक विकास संतुलन बनाए रखा, ये भी है। तो समृद्धि को रोकना और विकास को अनुमति देना, ठीक है, ये नहीं है। तो अब हमें बताना है क्या नहीं है। तो हिसाब से कौन सा होगा? ऑप्शन डी। अगला है कि वनस्पतिक जलवायु का सही सूचक है। वनस्पतिक जलवायु का सही सूचक है मतलब जलवायु कैसी है उसका वनस्पति ही इंडिकेट करेंगे। तो ऐसा कहना था किसके? तो ऐसा मानना था कोपेन का कि अगर कहाँ वहाँ पर जलवायु किस प्रकार की है वो वहाँ की जलवायु को निर्धारित करेंगे। बेसिकली जो वनस्पति है वो। 88A क्या है? 88 है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य स्थित है कौन सा? कोरोमंडल तट। कौन स्थित है? कोरोमंडल तट। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। कौन सा कथन क्या है? असत्य है, ये बताना है 89 में। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहे हैं कि एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। असत्य बताना है, ठीक है, कहते हैं। अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करने वाली सीमा जल विभाजक कहते हैं, ठीक है। बड़ी नदियों के अपवहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। और कह रहा है कि नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है, ठीक है, ये भी सही। भाई साहब यहाँ देखिए, बड़ी नदियों के अपवहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। नहीं, छोटी नदियों का जो अपवहित क्षेत्र होता है उसे कहते हैं जल संभर। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो देखिए कैसे होंगे इसमें। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है। पश्चिमी विक्षोभ की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? कैस्पियन सागर से? नहीं, भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। कहां से उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा सही है, पश्चिमी जेट के द्वारा होता है। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? तो बेसाल्ट लावा उपक्षय के कारण निर्मित हुआ है जो महाराष्ट्र की रेगुर काली मिट्टी है वो, ठीक है, वो बेसाल्ट लावा से निर्मित है। हिमालय पर्वत क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको दिखाता है? तो बुग्याल आप जानते हैं, बुग्याल ये सब क्या है? घास के मैदान है। बेसिकली घास के क्या है? मैदान है। ये ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान, बुग्याल, प्यार, ये सब। जेरी स्केपिंग क्या है? जेरी स्केपिंग हाल ही में चर्चा में, ये जेरी स्केपिंग क्या है? तो जेरी स्केपिंग है जल बचाव से संबंधित भूसुदर्शनीकरण है। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया जो नीम कोटेड यूरिया होती है उसका उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? तो नीम कोटेड यूरिया को प्रोत्साहित करने का कारण क्या है ये बताना है आपको। तो नीम लेप जो यूरिया है वो मृदा में यूरिया के घुलने की दर को क्या कर देते हैं? धीमा कर देते हैं। नहीं तो जो सादी यूरिया होती है वो तुरंत घुल जाती है। उस स्थान की पहचान कीजिए जो एक तेल क्षेत्र नहीं है। तो तेल क्षेत्र नहीं है ये बताना है आपको। तो नहरकटिया असम में है तो जानते ही हैं। कलोल जो है वो गुजरात में है, ये भी है। और अंकलेश्वर भी गुजरात में, ये भी है। तो क्या नहीं है? लेडो नहीं है।
ये लेडो क्या है, लेडो असम में है बेसिकली ये। और रेलवे का ब्रॉड गेज, यहाँ पर ब्रॉड गेज का सबसे पूर्वी स्टेशन है असम का, ये कह सकते हैं। जो अगला है 96 में, प्रायद्वीपी भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो गलत बताना है। तो गलत कौन सा है? गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन है, ठीक है, होता है भारत में। उच्चतर सुक्रोज का अंश, ठीक है, होता है। लंबी पेराई अवधि, ठीक है। प्रायद्वीपी में अधिकांश मिलें मुख्यतः पूर्वी तट के समीप स्थित हैं। जरा ध्यान सोचिए, पूर्वी तट के समीप स्थित है? नहीं भाई साहब, ये पूर्वी तट के समीप स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या है? गलत है। स्वर्णिम चतुर्भुज, ये तो आपको पता होगा, सड़क से संबंधित है और किन किन शहरों को जोड़ता है? तो भारत के 4 महानगर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। झूमिंग क्या है? झूमिंग एक प्रकार की कृषि है बेसिकली। ये झूमिंग एक प्रकार की क्या है? कृषि है। और कहाँ होता है ये? तो ये खासी जनजाति के द्वारा होता है। असम, मणिपुर, मेघालय, इन सब क्षेत्रों में क्या होते हैं, किए जाते हैं। जो मेघालय वाला है, मेघालय में ये खासी जनजाति क्या होती है, पाई जाती है। तो वो लोग कौन सी कृषि करते हैं? वो लोग झूमिंग कृषि करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वाधिक चक्रवाती गतिविधियों से संबंधित मौसम है? कौन सा भारत में सर्वाधिक चक्रवाती गतिविधियों से संबंधित क्या है, मौसम है? तो ये कौन सा है? तो ये है लौटते हुए मानसून की क्या ऋतु, लौटते हुए मानसून की ऋतु है ये। कोरोमंडल तट में क्या करती है? वर्षा कराती है, ठीक है। यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्त में नहीं बल्कि दीर्घवृत्त में घूमते हैं, सबसे पहले किसने बताया था? तो सबसे पहले इसको बताया था केपलर ने। केपलर ग्रह संबंधी नियम दिए थे केपलर ने। अगला है पृथ्वी की संरचना के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। बाह्य कोर ठोस अवस्था में है जबकि आंतरिक कोर क्या है, तरल अवस्था में है। परपटित था जो वो मेंटल है, सबसे ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। आपको इसमें बताना क्या है कि सही है, तो एक भी सही नहीं है इस ना। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है वो ठोस अवस्था में, बाकी ये कोर और तो दोनों लिक्विड अवस्था में। परपटित भूमंडल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल नहीं भैया, परपटी वाला ही कहलाता है, मेंटल वाला नहीं। शीतकालीन अयनांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शीतकालीन अयनांत, तो शीतकालीन अयनांत के बारे में बताना है। तो देखिए ये कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। हाँ ठीक है, जब शीतकाल रहेगा 21 जून को होता है, ठीक है। ये भी उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, नहीं भाई ये क्या है, अगर एक पे ही या तो दक्षिणी पर या तो उत्तरी पर छाया रहेगा, लेकिन अगर शीतकालीन है तो इसका मतलब क्या है, फिर उत्तरी ध्रुव पर अंधेरा छाया रहेगा, ये क्या है, गलत होगा। भौतिक भूगोल के संदर्भ में भू संतुलन का सिद्धांत किसके द्वारा निरूपित किया गया है? तो जो भौतिक भूगोल के संदर्भ भू संतुलन का सिद्धांत किसे निरूपित करता है? तो भू संतुलन का तात्पर्य है कि भूपर्पटी के विभिन्न हिस्सों के बीच में जो साम्यावस्था रहती है वो हमेशा क्या रहे, विद्यमान रहे, उसमें साम्यावस्था में कोई दिक्कत ना आए। इनमें से कौन गलत है? तो ठीक है, देख लेते हैं। कह रहे हैं कि लाल मिट्टी का लालीपन निक्षालन के कारण होता है, नहीं भाई साहब, ये तो आयरन के प्रेजेंस के कारण होता है, लौह के प्रेजेंस के कारण होता है, पहला ही गलत है, मिल गया मैं जवाब। बाकी देख लेते हैं। सागर तल पर भूकंपीय गतिविधियों के कारण उठने वाली सुनामी, ऊर्ध्वाधर लहर, ठीक है। भूस्खलन भूमि की ऊपरी परत में दरारें और द्रवीकरण से भूकंप से होने वाली क्षति में क्या है, शामिल है। लघु ज्वार भाटा के दौरान पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे से क्या होता है, समकोण में होता है। हाँ ठीक है, क्योंकि जो अधिकतम कोण बनेगा उस दौरान क्या होगा, एक दूसरे के अधिक एकदम सीधे में होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है किस में होता है? तो प्रशांत महासागरीय पेटी में होता है ना, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बना है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वहां पर क्या होते हैं ज्यादा ज्वालामुखी, ठीक है। कार्लसबर्ग कटक रिज की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस सागरीय विस्तार में है? रिज कहाँ देखने को मिलता है? तो आप लोग जानते होंगे कि रिज की सिचुएशन कहाँ मिलती है, अरब सागर में देखने को ज्यादा मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? अरब सागर में, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग।
अगला है कि ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तन्यता संपीड़न अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न दरारों से होता है। वार्जेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दोनों क्या हैं उसके उदाहरण। हाँ ठीक है, दोनों बातें सही कह रहा है। पृथ्वी के अंतर्जनित जो बल है उसके कारण होता है। वार्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। ब्लॉक माउंटेन। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? तो क्वार्टजाइट कैसे बनता है? तो याद रखिएगा क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से बनता है। कैसे बनता है? बलुआ पत्थर से बनता है क्वार्टजाइट। रेगड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो रेगड़ शब्द जो प्रयुक्त होता है वो होता है काली कपाशी मृदा के लिए। रेगुड़ बेसिकली, ये रेगुड़ है, गलत है, रेगुड़ मिट्टी। ठीक है। इस कृषि की फसलों वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घाट मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्या हैं? क्षेत्र हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहे हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि की बात कर रहे हैं। एस्बेस्टस उद्योग में निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग होता है? एस्बेस्टस में जो यूज होता है वो होता है एम्फीबोल का प्रयोग। एस्बेस्टस उद्योग में किसका प्रयोग होता है? एम्फीबोल बोलते हैं, एम्फीबोल का प्रयोग होता है। अगला है कि कौन सा कथन सही है ये बताते हैं। पार्थिव विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है। धरातल सूर्य तप का अच्छा अवशोषक होने के कारण अच्छा उत्सर्जक भी है। नहीं भाई, सही बताना है ना। वायुमंडल पार्थिव विकिरण की अपेक्षा सौर विकिरण से अधिक गर्म होता है। वायुमंडल ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है? गर्म होता है। तो जरा ये देखिए ये कौन सा सही है। कह रहे धरातल सूर्य तप का अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ में अच्छा क्या है? उत्सर्जक भी है। तो पृथ्वी, आपको लग रहा होगा फिर पृथ्वी पर कैसे बढ़ जाती? तो पृथ्वी पर जो लघु तरंगे हैं, आते समय वो लघु तरंगे होती हैं लेकिन लौटते समय दीर्घ तरंगे होती हैं। तो जो ओजोन की लेयर है उससे वो पार नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना, हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना बतानी है। तो हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के बारे में कह रहा है कि अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों सहित विद्युत बल्बों और सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। नहीं भाई साहब, इतना भी नहीं करना है। ठीक है। अगला कह रहा है इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाएगा। इसे नहीं, इसे पीजीसीआईएल लागू करेगा। ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसे लागू करेगा। तो इस हिसाब से दोनों क्या हैं? दोनों गलत, न तो एक न तो क्या दो। निम्नलिखित में से कौन सी परत होमोस्फीयर में सम्मिलित नहीं है? होमोस्फीयर में सम्मिलित नहीं है। तो होमोस्फीयर में कौन सम्मिलित नहीं है? आयन मंडल सम्मिलित नहीं है। अस्वच्छांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थाई हवा को क्या कहते हैं? तो अस्थाई हवा को क्या बोलते हैं? व्यापारिक हवा कहते हैं। ठीक है, विषुवत प्रदेश की अस्थाई हवा को क्या कहते हैं? व्यापारिक हवा कहते हैं। हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो हिम झंझावत जो है वो किसकी विशेषता है? तो हिम झंझावत है अंटार्कटिक क्षेत्र की विशेषता है। अंटार्कटिक क्षेत्र की विशेषता है हिम झंझावत। खुली मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं। कारण क्या है ये बताना है। तो कारण क्या होता है? पृथ्वी द्वारा मुक्त की ऊष्मा वापस लौटा देते हैं इसीलिए। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में उच्च लवणता दर्ज रिकॉर्ड की जाती हैं। क्यों ये बताना है। तो याद रखिएगा कि अरब सागर वाष्पीकरण की उच्च दर है और स्वच्छ जल का मंद अंतर्वाह प्रदर्शित करता है, इसीलिए ऐसे होते हैं। निम्नलिखित कथनों में क्या करिए? विचार कीजिए। विषुवतीय क्षेत्रों में जलवायु प्राकृतिक वनस्पतियों में पूर्ण सामंजस्य पाया जाता है और मानसूनी जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर, मानसून दोनों ओर 5 से 30 अक्षांशों के मध्य क्या होते हैं? पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। ठीक है। बीच, ओक, मैपल किस बायोम से संबंधित हैं? तो ये सब के सब पाए जाते हैं तुम्हारे बीच, ओक जो मैपल है शीतोष्ण पर्णपाती वन है। बेसिकली शीतोष्ण क्या है? पर्णपाती वन है। अगला है लैपलैंड एक सांस्कृतिक प्रदेश है। लैपलैंड क्या है? एक सांस्कृतिक प्रदेश है जो अधिकांशतः स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के उत्तर में उत्तर ध्रुवीय वृत्त में है। तो लैपलैंड में किन्होंने निवास किया है? तो लैपलैंड जो निवास करते हैं उनको बोलते हैं शामीजन। क्या बोलते हैं? शामीजन। ये फिनलैंड का सुदूर उत्तरी क्षेत्र होता है बेसिकली। तो यहाँ पर जो निवास करते हैं उनको बोलते हैं शामीजन। करंट में था चर्चा में, इसलिए इन्वॉल्व है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो अफ्रीका प्रायद्वीप की सर्वाधिक सघन जनसंख्या नील नीलटाई द्वीप में पाया जाता है, असत मतलब गलत बताना है। हैम्सबर्ग नदी पत्तन है जो डेन्यूब नदी के मुहाने पर स्थित है। टेंसी नदी ओहियो की सहायक नदी है। प्रेरी प्रदेश को विश्व की रोटी या टोकरी कहा जाता है। तो असत्य बताना है इसमें में से, तो असत्य कौन सा है? ये हैम्सबर्ग नदी एक पत्तन है, डेन्यूब के मुहाने पर स्थित है। ये नहीं भाई साहब, ये डेन्यूब कहाँ आ गई यहाँ? यहाँ तो एल्ब नदी है। कौन सी नदी है? एल्ब नदी है, एल्ब नदी के किनारे पर बना है। ठीक है। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें प्रति गाय दुग्ध औसत का वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो ये तो सबको पता होगा, ये ऐसा है, डेनमार्क है। डेनमार्क में जो प्रति व्यक्ति गाय का दूध का उत्पादन है वो क्या है? सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं बैकाल झील को, बैकाल झील को बोलते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में बताना है। यह 3 देशों में क्या है? विभाजित है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो हाँ ठीक है, तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर है इसमें केवल एक। 3 देशों में क्या है? ये विभाजित है। ठीक है। किन किन देशों में? तो मलेशिया में विभाजित है, इंडोनेशिया में और ब्रुनेई में। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहां तक कि एक जीवशीलता को भी क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया? पारिस्थितिकी तंत्र कहा गया है। अपने वातावरण में एक जैसे समुदाय, तालाब, सबकी जीवशीलता को क्या कहा गया है? पारिस्थितिकी तंत्र कहा गया है। रामसर अभिसरण कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग करता है? रामसर साइट क्या है? बेसिकली आर्द्र भूमियों से संबंधित होता है रामसर। 1971 में ईरान के शहर रामसर में साइन। तो भारत में अभी कुल कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में वर्तमान समय कुल 80 रामसर साइट हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। 5 अभी हाल ही में जुड़ा है। अगला है कि यहाँ पे कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? समुद्र होता है। समुद्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित कौन सा ब्लू बगिंग का सबसे अच्छा वर्णन है? तो ब्लू बगिंग बताना है। तो ब्लू बगिंग के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है कि यह हैकिंग का एक क्या है? स्वरूप है। इसे बोलते हैं ब्लू बगिंग। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई यानी कि आसियान का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा, आसियान का सदस्य भारत भी नहीं है। और कौन नहीं है? श्रीलंका नहीं है। ठीक है। दक्षिण निम्नलिखित में से कौन सा एटोनोव AN-32 का सबसे अच्छा वर्णन है? एटोनोव 32 का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? यह एक क्या है? सैन्य परिवहन विमान है। एटोनोव AN-32 किसका है? ये बेसिकली श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका का। और भारत ने दिया है श्रीलंका को। और भारत ने किससे लिया था? भारत ने खरीदा था रूस से। अब इसको सौंप दिया है किसको? श्रीलंका को। तो एटानोव सैन्य परिवहन विमान। विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में से किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? तो विश्व स्वतंत्रता संगठन जारी किया जाता है किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको क्या कहता है? जारी किया जाता है। KIUG मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है वो आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है पहली बार में। ठीक है। बाबू बनारसी दास जो कॉलेज है लखनऊ में, वहीं पर इसका उद्घाटन हुआ है। और ये लखनऊ के अलावा वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में आयोजित किया जाएगा। तो कुल 4 शहरों में उत्तर प्रदेश के ये आयोजित किया जाएगा। गोरखपुर होगा, लखनऊ होगा, नोएडा होगा और क्या होगा? वाराणसी होगा। इन 4 शहरों में क्या किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम को आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन कहाँ हुआ है? बाबू बनारसी दास कॉलेज लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हो रहा है। ये इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। प्रोजेक्ट दंतक का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट दंतक का संबंध है भूटान से। बेसिकली किससे संबंधित है? भूटान से है। ठीक है। ये BRO की एक वो है, बेसिकली परियोजना है। इसे भूटान से संबंधित करके देखा जा सकता है। भूटान की सीमा में ये BRO एक बॉर्डर लाइन बना रहा है और उसको सौंप देगा किसको? भूटान को।
वहाँ के श्रमिकों से ही ले रहा है काम बेसिकली। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा तुंगनाथ मंदिर। तो तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तुंगनाथ मंदिर है उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, इस बात का याद रखिएगा। पंच केदार होते हैं, पंच केदारों में से क्या है, ये भी बेसिकली एक है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश के कोविड प्रतिबंध को टाइटल 42 के रूप में जाना जाता है? तो टाइटल 42 के रूप में किसको जाना जाता है? अमेरिका के कोविड प्रतिबंधों को किसके रूप में जाना जाता है? टाइटल 42, ठीक है। ये चर्चा में था ये शब्द, टाइटल 42 किससे संबंधित है? कोविड से, अमेरिका को लगाया हुआ था। अगला है कि पहला वायुसेना विरासत केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो पहला जो वायुसेना विरासत केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ये स्थापित किया जा रहा है चंडीगढ़ में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चंडीगढ़ में। देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देब्रीगढ़ वन्यजीव स्थान है उड़ीसा में बेसिकली, ठीक है। कहाँ है ये? उड़ीसा में, उड़ीसा, देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन के बारे में बताना है। तो डीप ओशन मिशन का संबंध किससे है? इनमें में से कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि डीप ओशन मिशन के बारे में आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा ये शुरू किया है, पृथ्वी मंत्रालय ने इसके लिए नाम प्रस्तावित किया है। यह समुद्र में जाकर के गहराई में जो संसाधन है उनको कैसे निकालना है उसके बारे में किया जाएगा। तो इसके लिए भारत ने एक नया प्लान शुरू किया जिसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 तो समुद्र में 6000 फीट नीचे जाकर के वहाँ के संसाधनों के बारे में क्या करेगा? जानकारी इकट्ठा करेगा, डीप ओशन मिशन। निम्नलिखित में से कौन सा CH-47F चिनूक का सबसे अच्छा वितरण है? तो इसके बारे में क्या है? यह एक चिनूक के बारे में जानते हैं कि यह क्या है? उन्नत मल्टी मिशन क्या है? हेलीकॉप्टर है, ठीक है, चिनूक। अगला है कि आइनस हंसा भारतीय नौसैनिकों का हवाई स्टेशन जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आइनस हंसा जो है वो गोवा में, बेसिकली गोवा में स्थित है आइनस हंसा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई स्टेशन। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश पैसिफिक इंडोस्पेसिफिक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस प्रॉस्पेरिटी IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का सदस्य नहीं है? तो वो सदस्य कौन नहीं है? तो वो चीन नहीं है, भारत, USA और वियतनाम उसके सदस्य हैं। स्पिट्जर टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस देश का इंफ्रारेड इमेजिंग स्कोप है? तो ये जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। स्पिट्जर टेलीस्कोप कहाँ का है? USA का है। इंफ्रारेड इमेजिंग उपग्रह है बेसिकली ये, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है? तो ये है पश्चिमी घाट पर स्थित है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोरावर का सबसे अच्छा वर्णन है? जोरावर क्या है भाई साहब? ये भी चर्चा में थे जोरावर। तो जोरावर एक क्या है? एक भारतीय लाइट टैंक है, हल्का टैंक है जोरावर, ठीक है। जोरावर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको बनाने वाली कंपनी L&T और जो वो थे DRDO ने इसको क्या किया है? मिलकर बनाया है। और ये ऊंचे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये बेसिकली क्या किया सकते हैं? इंडिविजुअल इनका संचालन किया जा सकता है और तेजी से इनका परिवहन। तो जोरावर सिंह के नाम पर ये बेसिकली बनाया गया है, जो एक सैन्य जनरल थे और 19वीं शताब्दी में जो जम्मू कश्मीर के राजा थे गुलाब सिंह, उनकी अधीन इन्होंने क्या किया था? सेवाएं किया था, ठीक है। इसीलिए इनका जोरावर टैंक नाम रखा गया बेसिकली। कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है ये आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश का जो कुप्पम वन क्षेत्र है वहाँ पर है ये। और यह पूरे राज्य में एशियाई हाथी, यहाँ पर बेसिकली कौंडिन्य वन्यजीव में क्या पाए जाते हैं? तो एशियाई हाथी के लिए ये जीव है और छोटे मोटे और जीव पाए जाते हैं।
फ्लोरा और फौना दोनों की इंपॉर्टेंस के वजह से कौंडिन्य वन क्षेत्र है, जीव अभ्यारण्य है, वो आंध्र प्रदेश में है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? असम में है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। ठीक है, यहाँ पर चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपसी लड़ाई में ना जो वर्णहान राइनो होते हैं उनकी मौत हो गई है। ठीक है, और इसीलिए ये चर्चा में थे, आपसी कन्फ्लिक्शन की वजह से हुआ है यहाँ पर। अगला है तुर्की किनके मध्य स्थित है? तो तुर्की भैया दो महासागरों के बीच में, दो सागरों के बीच में, काला सागर और किसके भूमध्य सागर के बीच में कौन स्थित है? तुर्की स्थित है। 2017 की हाथियों की गणना हेतु हाथियों की सर्वाधिक आबादी किस राज्य में है? तो हाथियों की सर्वाधिक आबादी किस में है? कर्नाटक में है। हाथियों की सर्वाधिक आबादी किस में है? कर्नाटक में है। कुल लगभग 6,500 हाथी कहाँ हैं? अकेले कर्नाटक में है। फिर लगभग 5700 के आसपास में असम में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जो ना आ रहे हैं उनको एक अलग कॉपी में नोट डाउन करें।